हाँ जी नमस्कार। केम छो? मजामा? सब बढ़िया हैं? बता दो सब बढ़िया है या नहीं है। तो लेक्चर जब देखो फ्रेश माइंड से देखो। उससे क्या होता है, उससे जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ वो एब्जॉर्ब कर पाओगे, रिटेन कर पाओगे। तो ये नहीं है कि आपके पास कुछ है नहीं करने के लिए लेक्चर लगा लिया। देखने से पहले एक माहौल बनाओ कि हाँ यार आज कुछ सीखने मिलेगा। एक रफ कॉपी लेकर बैठो और फिर जो है ना आपको मज़ा आएगा, आप चीज़ों को समझेंगे, अच्छा इसमें से मुझे क्या क्या सीखने मिल रहा है। तो एक बार सीख लेंगे तो फिर पैसे कमाएंगे सर, और क्या करना है। नॉलेज होगी तो पैसे कमाएंगे। तो चलिए हम कितना कर चुके ज़रा देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको करा चुका, बेसिक्स में आपको करा चुका, टाइप्स ऑफ टैक्सेस में समझा चुका क्या होता है, इनकम टैक्स लॉ क्या होती है समझा चुका, सेक्शन सब सेक्शन क्लॉज सब क्लॉज क्या होते हैं बता चुका, टोटल इनकम पर टैक्स निकलता है तो टोटल इनकम क्या होती है मैं आपको बता चुका कैसे निकलती है। इनकम टैक्स जो है वो कैसे निकलता है उसका प्रक्रिया में समझा चुका, एक या दो एग्जाम्पल्स आपको मैं टोटल इनकम के करा चुका हूँ। अब जो है टैक्स रेट ज़रा जान लेते हैं, और ज़्यादा समय मैं आपका इसमें व्यर्थ नहीं करूँगा, बिल्कुल सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है टैक्स रेट का, और यहीं से जो है स्टडी मटेरियल से जो है वो मैं करवा दूंगा। तो ये आपकी टैक्स रेट आ रही है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पर्सन। कुछ आपकी टैक्स रेट होती है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ इनकम। पहले बात करते हैं टैक्स रेट बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पर्सन क्या होती है। तो आपने देखा कि पर्सन कई तरीके के हो सकते हैं, इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइड फैमिली, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, लोकल अथॉरिटी, कंपनी, फर्म, एलएलपी, बहुत सारे होते हैं। तो उसमें जो है सबकी हम टैक्स रेट करेंगे, हर पर्सन की टैक्स रेट अलग होती है। जो हमारे इंडिविजुअल हैं जिनकी उम्र 60 साल नहीं हुई है अपने प्रीवियस ईयर में, उनकी टैक्स रेट कुछ इस प्रकार है। जो मैं हमेशा बोलता आया हूँ ना कि 2.5 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, वो इसीलिए बोलता आया हूँ क्योंकि 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से ऊपर इनकम है और 5 लाख से एक्सीड नहीं करती है, 5 लाख से एक्सीड भी कर सकती है, बट 2.5 लाख से ऊपर वाली इनकम से लेकर 5 लाख रुपए तक की जो इनकम होगी उस पर 5% का टैक्स लगेगा। 5 लाख से ऊपर वाली जो इनकम होगी अप टू 10 लाख 20% का टैक्स लगेगा, और 10 लाख से ऊपर वाला जो इनकम का हिस्सा होगा उस पर 30% का टैक्स रेट लगेगा। तो आप देख सकते हैं ये एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है। प्रोग्रेसिव का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ता है। तो इसका मतलब जो इंडिविजुअल्स हैं, रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट हो, मेल हो या फीमेल हो, कोई भी जेंडर हो, मेल फीमेल के अलावा भी बहुत सारे जेंडर होते हैं आजकल, तो बहुत सारी और भी चीज़ें आ गई है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो है आपको ये टैक्स रेट लगानी होगी। उदाहरण के तौर पे एग्जांपल, मिस्टर एक्स एक इंडिविजुअल है, नाम से पता लग रहा है। मिसेज एक्स होता तो भी इंडिविजुअल ही होती, कोई फ़र्क नहीं होता। उनके टोटल इनकम है 12 लाख, ये इन्होंने सिर्फ सैलरी से कमाई है। कितना इनकम टैक्स इनको देना होगा ज़रा एक बार देख लेते हैं। देखिए 12 लाख है तो पहला जो 2.5 लाख है उस पर तो कोई टैक्स नहीं है। फिर जो 2.5 लाख से 5 लाख तक है उस पर 5% है, तो कितना हुआ, 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक जो है डिफरेंस अगर आप लोगे तो 2.5 लाख रुपए आएगा। 2.5 लाख प्लस 2.5 लाख इज 5 लाख, तो 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से ऊपर वाली जो इनकम है 5 लाख तक, उस पर 5% का टैक्स है। तो यानी कि जो 2.5 लाख रुपए आ गए यहाँ पे, इस पे 5%, तो 2.5 लाख पे 5% कितना होगा, 12,500। 5 लाख से ऊपर वाली जो इनकम है 10 लाख तक, उस पर है 20%। तो इसकी इनकम तो कितनी है, 12 लाख रुपए। तो 12 लाख इनकम है तो पहले 2.5 लाख पर हटा दिया, कुछ नहीं है। उसके ऊपर वाले 2.5 लाख पर 5% लगा दिया, फिर 5 लाख तक पहुंच गए। 5 लाख से 10 लाख तक 20% लगा दिया, तो 5 लाख पर 20% होगा 1 लाख रुपीज़। और 10 लाख के ऊपर वाला जो पोर्शन है, यानी कि जो आपका 2 लाख रुपीज़ है, उस पर लगा दिया 30%। पूरे पर नहीं लगता, स्लैब रेट है ना, इसको स्लैब रेट बोलते हैं कि इस स्लैब वाली इनकम जो है जो इसके अंदर आएगी उस पर इस रेट पर लगेगा, उससे ऊपर वाली स्लैब में जो इनकम आएगी उस पर अलग रेट पर लगेगा, और ऐसे चलता रहेगा। तो सबको ऐड करने के बाद आप यहाँ देखेंगे टोटल इनकम टैक्स आ गया 1,72,500। क्योंकि इनकी इनकम टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा है इसलिए इन्हें रिबेट नहीं मिलेगा। क्योंकि इनकी इनकम 50 लाख से कम है तो इन्हें सरचार्ज भी नहीं देना होगा। एडवांस टैक्स और टीडीएस की डिटेल गिवन नहीं है, तो इस केस में यही इनकम टैक्स आएगा, और इस पर आप हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% का और जोड़ देंगे। हमने क्या कहा, हमने कहा भैया एज जो है 60 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब कईयों का सवाल आता है ये एज हम चेक कब करेंगे, व्हेन डू वी चेक दिस एज। देखिए ये एज जो है वैसे तो आप 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर जो है, यानी कि अपने केस में 31 मार्च 2021,
और जो नेक्स्ट ईयर वीडियो देखेंगे उनके लिए 22 ऑब्वियसली। तो हम जो है 21 ईयर की अगर इनकम निकाल रहे हैं तो उसका आखिरी दिन है 31 मार्च 21। इस दिन आप चेक करेंगे एज क्या होती है। बट मैं आपको बता दूं कि अगर किसी का बर्थडे 31 मार्च 2021 को रात के 12 बजे क्रॉस होने के बाद आ रहा है तो उस बेचारे के लिए कितनी इंजस्टिस हो गई। कुछ आवर्स की वजह से जो है उसका बेनिफिट चले जाएगा, क्योंकि जिनकी एज 60 से ज़्यादा होती है उन्हें बहुत सारे बेनिफिट और मिलते हैं पूरे इनकम टैक्स एक्ट में। वो सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, उन्हें बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। तो इसीलिए एक सर्कुलर आया है, हमने पढ़ा ना सर्कुलर नोटिफिकेशन आती है, जिसमें डिपार्टमेंट ने बोला है कि वैसे तो 31 मार्च को चेक करना होता है, बट अगर आप 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर को भी चेक करेंगे, यानी कि 2021 अगर प्रीवियस ईयर है तो 21-22 असेसमेंट ईयर होगा, नेक्स्ट ईयर होगा उसका। तो आप अगर इसकी पहली तारीख को भी चेक कर लेंगे कि उस पर्सन की एज क्या है, बंदे की एज क्या है, तो भी हम उसमें कोई दिक्कत हमें नहीं होगी, वी आर ओके विथ इट। तो ये सर्कुलर की मैंने आपको बात करवा दी है। अब एक इंडिविजुअल है जो कि रेजिडेंट भी है, कंडीशन नंबर 1, और 60 साल या उससे ज़्यादा भी है। दोनों चीज़ें, 60 साल का जैसे ही आ गया उसके अगले सेकंड आप 60 साल से ऊपर हो जाते हो। 60 ईयर्स 1 सेकेंड, 60 ईयर्स 2 सेकेंड, 60 ईयर्स 1 डे, 60 ईयर्स 1 मंथ, बढ़ते रहते हो आप, आपकी एज बढ़ती रहती है जैसे ही टाइम क्रॉस होता है। तो ये इंडिविजुअल है जो रेजिडेंट भी है, पहली कंडीशन 60 साल या उससे ऊपर भी है, उन्हें हम सीनियर सिटीजन बोलते हैं। और इनके लिए स्लैब रेट अलग होती है भाई। या तो आप इनकी पूरी स्लैब रेट याद कर लीजिए, या फिर एक छोटी सी जो है अपना चीज़ याद कर लीजिए कि इनके लिए पहले 3 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगता, बाकी सारी चीज़ें सेम है। यानी कि वैसे तो इंडिविजुअल के लिए पहले 2.5 लाख तक टैक्स नहीं लगता, बट जो सीनियर सिटीजन है और रेजिडेंट भी हैं उनके लिए पहले 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, बाद में लगता है वही 5%, 20%, 30%। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। जो इंडिविजुअल हैं, रेजिडेंट भी हैं और 80 साल और 80 साल से ज़्यादा के हैं, उन्हें हम वेरी सीनियर सिटीजन बोलते हैं, और उनके लिए पहले 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, और उसके बाद वही टैक्स रेट लगता है जो हमने सीखा है। करेक्ट। तो सर बताइए कि एक इंडिविजुअल है जो नॉन रेजिडेंट है, उसके लिए क्या टैक्स रेट लगेगा? 80 साल का है, 90 साल का है, तो भैया ये जो हमने बेनिफिट दिया, ये हमने अपने लोगों को बेनिफिट दिया है। जो रेजिडेंट है, इंडिया में रहते हैं, उन लोगों को हमने बेनिफिट दिया है, सबको नहीं दिया ये हायर स्लैब रेट वाला। और ये जो स्लैब रेट होती है ना, पहली स्लैब रेट, इसे हम बोलते हैं एक तरीके का बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बोलते हैं इसे हम। आप कई बार पढ़ेंगे, बाद में सुनेंगे मेरे मुंह से, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का मतलब है कि वो लिमिट जहाँ तक आपका टैक्स नहीं लगेगा, जो कि कईयों के लिए 2.5 लाख होती है, कईयों के लिए मैंने बताया 3 लाख है, वेरी सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख है। करेक्ट, कोई शक? जो इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट है उनके लिए तो हमेशा ही ये वाली स्लैब रेट लगेगी कि पहले 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 लाख तक 20%, 10 लाख से ऊपर 30%। सर और बताइए। हाँ जी, और आपको बताएंगे जो आपकी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, उनके लिए भी वही रेट लगेगी जो इंडिविजुअल्स के लिए लगती है जिनकी उम्र 60 साल से कम है, तो उनके लिए भी यही टैक्स रेट लगेगी। इतने सबके लिए सेम ही टैक्स रेट लगेगी। तो क्या बच गया फिर? तो आपका बच गया कंपनी, बच गया फर्म, बच गई लोकल अथॉरिटी, बच गई। तो फर्म के लिए टैक्स रेट है 30%। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ नॉट प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, क्योंकि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे यहाँ पर टैक्स नहीं बढ़ता। यहाँ पर टैक्स रेट है फ्लैट 30%, जो इनकम आई उसका 30%, लोकल अथॉरिटी जो इनकम आई उसका 30%। तो यहाँ तक कि आपको टैक्स रेट क्लियर है नहीं, मुझे बताइए। आप पूरा का पूरा मटेरियल से कर रहे हैं, तो बार बार यार मैं उसको लिख के नहीं करवाना चाहता। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें आपको मटेरियल से कराऊंगा। हाँ, जो भी चैप्टर स्टार्ट होगा तो उस चैप्टर के बिगिनिंग में मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट ज़रूर कराऊंगा। स्टार्टिंग में आपको कॉन्सेप्ट करवाना ज़रूरी है, पर उसके बाद जो बहुत सारे प्रोविजंस होंगे उसे यहाँ लिख लिख कर नहीं कराऊंगा। तभी तो मैंने ई बुक दी है ना, और तभी मैं इस बैच की ड्यूरेशन कम कैसे कर पा रहा हूँ कि मैं लिखने का टाइम बचाऊंगा, एक्सप्लेनेशन का टाइम बढ़ाऊंगा, और जो लिखी हुई चीज़ है उसको एक्सप्लेन करूंगा ताकि मुझे ना लिखना पड़े। और जो मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे पहले पुराने बैचेस में,
उन्हीं का हैंड रिटन को जो है अगर टाइप करा दिया जाए तो ये बन जाता है। तो ये हैंड रिटन नोट्स ही हैं, पर ये टाइप्ड फॉर्म में है, तो अगर आप इन्हें कॉपी में लिख लेंगे तो सेम आपके जो है हैंड रिटन नोट्स बन जाएंगे। अब बात करते हैं कंपनियों की। दोस्तों कंपनियां दो प्रकार की हो सकती है, एक है डोमेस्टिक कंपनी और एक है फॉरेन कंपनी अदर देन डोमेस्टिक कंपनी। तो डोमेस्टिक कंपनी की रेट वैसे 30% है। अगर कोई पूछे, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, तो डोमेस्टिक कंपनी की रेट भी 30% है और फॉरेन कंपनी की रेट 40% है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इनकी फ्लैट रेट है। अगर फर्म है, एलएलपी है, लोकल अथॉरिटी है या कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी है, तो उनकी रेट है 30% और फॉरेन कंपनी की 40%। फॉरेन कंपनी पर थोड़ा सा ज़्यादा टैक्स रेट लगा दिया। हालांकि डोमेस्टिक कंपनी को एक बेनिफिट दे दिया गया है, डोमेस्टिक कंपनीज को कई बेनिफिट दे दिए गए हैं, और वो कौन कौन से बेनिफिट है मैं आपको बताता हूँ। अगर उनका टर्नओवर प्रीवियस ईयर 18-19 का, हम कौन सा प्रीवियस ईयर देख रहे हैं, 2021, ये कब का चेक होगा, 18-19 का, पहले था 17-18 का, उसको एक साल बढ़ा दिया। तो भाई जिसका टर्नओवर 18-19 में 400 करोड़ से एक्सीड नहीं करता होगा, उन्हें करंट ईयर में 25% पर टैक्स देने की छूट दी गई है। क्वेश्चन साइलेंट है तो 30% लेंगे, और इन्फॉर्मेशन गिवन है तो आपको पता लगेगा कि हाँ 18-19 में इसका जो टर्नओवर है 400 करोड़ से एक्सीड नहीं करता था, तो 25% रेट पता लग जाएगी। इसके अलावा डोमेस्टिक कंपनी को एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन और दिया गया है। मतलब कि अगर वो कोई भी एग्जेम्पशन, कोई भी बेनिफिट नहीं लेते हैं पूरे एक्ट में, तो उस केस में डोमेस्टिक कंपनी के पास एक ऑप्शन है कि वो 22% की रेट पर प्लस सरचार्ज और सेस जोड़कर 25.17% सब जुड़कर बनेगा, उस पर टैक्स दे सकते हैं। कंसेशनल रेट निकालती है। अगर कोई नई डोमेस्टिक कंपनी सेटअप होती है 1 अक्टूबर 2019 या उसके बाद, और वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आप इनकॉर्पोरेट करते हैं, उस केस में उन्हें बेनिफिट दिया गया है कि अगर वो कोई भी एग्जेम्पशन या इंसेंटिव जो मिलते हैं पूरे इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 10 में दे रखे हैं ज़्यादातर, वो नहीं लेते हैं, तो उनको सिर्फ 15% रेट पर टैक्स देना होगा, प्लस सरचार्ज प्लस एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो वो जोड़कर बनेगा 17.16%। अब कई पूछेंगे कैसे बन रहा है, कर दिखाऊं मैं, तो मेरे पास कैलकुलेटर है, मैंने 22% में 10% सरचार्ज जोड़ दिया और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ दिया, तो 25.17% आ गया। वैसे तो सरचार्ज जो है अलग अलग रेट पर निकलता है, अलग अलग कैटेगरी होता है, बट क्योंकि ये कंसेशनल रेट है, इसके लिए इस पर 10% का सरचार्ज जोड़कर ही हमने कैलकुलेट करा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर ऑफ द डोमेस्टिक कंपनी। तो ये जो है पूरा का पूरा जो है मैंने टैक्स आपके साथ टाइप ऑफ पर्सन के हिसाब से जो है पूरी टैक्स रेट डिस्कस कर ली है कि स्लैब रेट क्या होती है, फ्लैट रेट क्या होती है, डोमेस्टिक कंपनी को किस रेट पर देना होता है, अगर डोमेस्टिक कंपनी इंसेंटिव नहीं ले रही है, एग्जेम्पशन नहीं ले रही है, तो क्या रेट होगी, और अगर कोई नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनती है तो उस केस में रेट क्या ले सकते हैं, और अगर कंसेशनल रेट लेंगे तो उन्हें कोई एग्जेम्पशन या इंसेंटिव का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं टैक्स रेट बेस्ड ऑन टाइप ऑफ इनकम, कि भैया ये इनकम तो ऐसी है, आपको आइडेंटिफाई करनी है कि अगर पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंपनी जो भी है, कोई भी एसएससी हो सर, कोई भी टाइप का पर्सन हो, एसएससी वर्ड यूज़ कर दिया, शायद आपको नहीं पता होगा, बाद में करेंगे डेफिनेशन में, जिसको टैक्स देना होता है वो एसएससी होता है, जिसको रिटर्न भरनी होती है वो एसएससी होता है, वो सब चीज़ें मैं बाद में कराऊंगा आपको, इनकम टैक्स का टेक्निकल भाषा है। बट यहाँ पर ये बताया गया भाई, बट यहाँ पर ये बताया गया है कि टैक्स रेट बेस्ड ऑन टाइप ऑफ इनकम क्या होगी सभी लोगों के लिए, हर पर्सन के लिए। अगर ये वाली इनकम कमा रहे हैं तो उसको अलग निकाल लो और इस रेट पर टैक्स लगा लो। सेक्शन 112 कहता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर होगा, अगर किसी कैपिटल एसेट को ज़्यादा समय तक अपने पास रखकर बेचोगे तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उस पर निकलेगा या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस निकलेगा। लॉस है तो उस पर टैक्स नहीं देना, बट अगर गेन है तो 20% का आपको टैक्स देना होगा। पर अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन 3 जगह से आ रहा है, यानी कि इक्विटी शेयर्स इन अ कंपनी या फिर यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड। सर ये यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड क्या होते हैं भाई? या तो आप सीधा सीधा कंपनी के शेयर्स ले लो, या आप एक म्यूचुअल फंड के, जो म्यूचुअल फंड अधिकतर पैसा अपना इक्विटी शेयर में लगाता है, उस म्यूचुअल फंड के यूनिट्स ले लो। म्यूचुअल फंड पता है क्या होते हैं? आजकल तो बहुत चल रहा है, यूट्यूब पे डीमैट खुलवा रहे हैं लोग, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जहां पर आप जो है अगर अपना 1000 रुपया डालते हैं लेट से, तो वो 1000 रुपये के कई टुकड़े कर कर जो है, जो भी उसके पास फंड होता है
उसकी कोई पर्टिकुलर प्लान में वो पैसा लगा देता है। तो यानी 1000 रुपये एक कंपनी का शेयर बाय करने की वजह 100 कंपनियों में डायरेक्टली आपके शेयर लग जाते हैं टुकड़ों में, फ्रैक्शनल अमाउंट। आप जाएं रिलायंस का शेयर लेने जाएं, वैसे तो आपको 1000 या 1200 रुपये का एक शेयर पड़ेगा। तो आप अगर डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से खरीदेंगे तो आपका पैसा ज़्यादा लगेगा, बट अगर म्यूचुअल फंड ले लेंगे तो वो 1000 रुपये सबके जुड़ के 1000 रुपये किसी ने दिए, किसी ने 500 दिए, किसी ने 300 दिए, तो ऐसे मिल कर जो है वो हर कंपनी में थोड़ा थोड़ा पैसा लग जाता है। ये म्यूचुअल फंड का बेनिफिट होता है। और उसके बदले म्यूचुअल फंड जो है वो आपको यूनिट्स दे देते हैं। जैसे शेयर कैपिटल होती है ना, यहाँ पर शेयर कैपिटल आती है, ये आपकी बैलेंस शीट है, तो यहाँ शेयर कैपिटल आती है, तो वैसे ही म्यूचुअल फंड जब यहाँ पे लिखते हैं तो वहाँ पर यूनिट्स आते हैं और यूनिट्स की वैल्यू निकलती है कि भैया ये जो है टोटल मेरी वैल्यू आ रही है डिवाइड बाई ये नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, तो इसे बोलते हैं म्यूचुअल फंड की अकाउंटिंग। तो यहाँ तक की बात क्लियर है आपको। तो जो म्यूचुअल फंड अधिकतर इक्विटी में पैसा डाल रहा है, शेयर्स में डाल रहा है, उसके भी आप यूनिट्स ले सकते हैं, या यूनिट्स ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट। कई बार जो है ट्रस्ट बनाई जाती है। ट्रस्ट समझते हैं, अगर आप भरोसा नहीं करते किसी पर तो उस केस में जो है ट्रस्ट बनाई जाती है। ट्रस्ट के लिए ट्रस्टीज अपॉइंट किए जाते हैं और वो जो है उस पूरी चीज़ों को, बिजनेस को देखते हैं, देख रेख करते हैं। क्योंकि ट्रस्ट में बहुत लोगों ने पैसा डाले तो उसके बदले भी उन्हें यूनिट्स इशू हो जाते हैं। और बिजनेस ट्रस्ट है, इसका मतलब ये ट्रस्ट का काम बिजनेस करना है। वैसे चैरिटेबल ट्रस्ट भी होती है, उसका काम चैरिटी करना होता है कि भाई एक फंड बना दिया करोड़ों रुपए का और उससे जो पैसा आएगा उसको हम एक पर्टिकुलर चीज़ में यूज़ करेंगे, गरीबों की मदद करने के लिए, खाना बांटने में, पॉवर्टी दूर करने में, एजुकेशन में, कुछ भी करेंगे। तो वो सब चीज़ें भी करती हैं ट्रस्ट। और अगर बिजनेस ट्रस्ट है तो वो बिजनेस कर रही है, उसके भी यूनिट्स हो सकते हैं। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है ऑन ट्रांसफर ऑफ इन 3 जगह से, तो सेक्शन 112A बोलता है कि यदि इन 3 जगह से आता है और इस पर आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया है, जो कि जनरली अगर आप ऑनलाइन डीमैट फॉर्म में रखते हैं और ट्रेड करते हैं तो आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स देना ही होता है। STT बोलते हैं उसको। आप चेक कर सकते हैं कहीं पर बाय करके सेल करके उस ट्रांजैक्शन को चेक कर सकते हैं, उसमें सब लिखा होगा, ब्रोकरेज कितनी है, STT कितना, GST कितना है ब्रोकरेज पर, वो सब चीज़ें लिखी होगी। तो ये जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अगर इस पर पे करना होता है, वो वाला LTC जो है पहले 1 लाख रुपए तक तो एग्जेम्प्ट होगा, और 1 लाख से ज़्यादा अगर आ गया तो 10% की रेट पर टैक्सेबल होगा। समझे मैंने पूरा प्रोविजन क्या बताया कि अगर इन 3 जगह से आपका पैसा आ रहा है, गेन आ रहा है, कैपिटल गेन आ रहा है, क्योंकि आप कैपिटल एसेट बेचते हैं और कैपिटल एसेट में जो है शेयर्स वगैरह भी आते हैं, तो ज़्यादा समय तक रखकर बेचेंगे और उन पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड है, जो कि जनरली होता ही है, सभी लिस्टेड पर तो होता ही है। लिस्टेड शेयर पर तो एक मैंडेटरी है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। और अगर कमोडिटी की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। आजकल तो आटा दाल वगैरह भी सब ऑनलाइन ट्रेड होती है, उसके भी भाव चलते हैं, खरीदो, ज़्यादा हो गए तो बेच दो। एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती बट खरीद के रख लो, बेच दो, ऐसा होता है, तो उस पर भी कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। तो वैसा अगर कुछ है तो फिर यहाँ पर आएगा। और नहीं है सर हमारा ये तो है, शेयर्स तो हैं कंपनी के बट सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे नहीं हो रहा है, तो फिर यहाँ जाएगा। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कई लोग देखेंगे अच्छा इक्विटी शेयर है, बेचा, लॉन्ग टर्म है, एग्जेम्प्ट होगा 1 लाख तक। उन्होंने ये क्लिक ही नहीं करा कि भाई अगर उसमें क्लियरली देखा है प्राइवेट कंपनी है या कहीं पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड नहीं है, अनलिस्टेड शेयर्स हैं, तो आप वहाँ पर एजम्पशन ले सकते हैं अनलिस्टेड शेयर है तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं लग रहा होगा। और नहीं लग रहा होगा तो उस केस में यहाँ पर फॉल करेगा, फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो है बट ये वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ कंडीशन लगी है कि ये 3 भी होना चाहिए और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स STT पेड भी होना चाहिए। तो अगर कंडीशन मीट एक भी नहीं करी तो फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो तब भी है ही ना, तो वो यहाँ पर आएगा। तो ये इनकम टैक्स की एक ब्यूटी है कि आपको एक एक प्रोविजन का एक एक पार्ट जो है, एक एक वर्ड क्लियर होना चाहिए। वो तभी होगा जब आप ध्यान से एक एक चीज़ को पढ़ेंगे कि हाँ यार इसमें मेरा कोई भी वर्ड मिस ना हो जाए, एक भी चीज़ मिस ना हो जाए। सो 1 लाख तक एग्जेम्प्ट और 1 लाख से ऊपर वाले पोर्शन पर 10% की रेट लगेगी। यही अगर चीज़ें लॉन्ग टर्म की जगह शॉर्ट टर्म हो जाए, सेम चीज़ें जो ऊपर लिखी है, तो उसमें जो है 15% की रेट लगेगी। कई स्टूडेंट्स जो है इसके बाद आ जाते हैं पूछने के लिए डाउट लेकर कि अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है अदर देन दिस, उस पर क्या होगा? उस पर कुछ नहीं होगा ना, टाइप ऑफ इनकम में वो दे ही नहीं रखा, तो वो टाइप ऑफ पर्सन के हिसाब से टैक्सेबल होगा, उसका कोई टैक्सेबिलिटी है ही नहीं, वो नॉर्मल इनकम में एडिट रहेगा, स्लैब रेट के हिसाब से या फ्लैट रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा। ओके सर, कुछ है सेक्शन 115BB, सेक्शन नंबर याद करने बिल्कुल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 112 है, 112 है, 111 है, तो ये तो एक के बाद एक है, 111 है, 112 है, 111 है शॉर्ट टर्म, 112 है लॉन्ग टर्म, इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर में आता है ये। और 112 भी आता है और ये भी आ सकता है 115BB, इसमें सिर्फ रेट गिवन है। अगर आप विनिंग करते हैं लॉटरी से, गैम्बलिंग, बैटिंग, क्रॉसवर्ड पजल्स,
कार्ड गेम, गेम शोज, हॉर्स रेसेस होती है, उस पर पैसा लगाते हैं, अदर रेसेस, सीधा सीधा फ्लैट 30% की टैक्स रेट है और ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ से कहीं पर इनकम आई है तो उसको निकाल लीजिए, 30% पे टैक्स लगा दीजिए, वेरी वेरी सिंपल। न्यूज़पेपर में ऐड आती है, उस पर क्रॉसवर्ड पजल होते हैं, गेम के पैसे होते हैं, अगर आप जीतते हैं तो प्राइस निकलता है, पैसे भी मिलते हैं। बैटिंग तो पता ही है आपको, गैमलिंग लॉटरी पता ही है, कई कार्ड गेम्स भी होती है, ऑनलाइन भी आती है आजकल तो, और गेम शोज़ केबीसी वगैरह तो आप देखते ही हैं, हॉर्स रेसेस आपको पता ही है। तो 30% लगेगा अगर यहाँ से कहीं आपकी विनिंग आती है तो, और इन्हें हम कैजुअल इनकम बोलते हैं। आप चाहें तो कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, कैजुअल इनकम, नॉट रेगुलर इनकम बट अ कैजुअल इनकम, कभी कभी हो सकती है। और ये सारी इनकम आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होती है, क्योंकि आपका बिजनेस नहीं हो सकता कि लॉटरी खरीदो और लॉटरी से पैसा कमाओ, ये बिजनेस नहीं हो सकता है, ये सैलरी नहीं है, कैपिटल गेन नहीं है, ये अदर सोर्सेज है, कैजुअल इनकम है ये। और आखिरी है आपका वेरी इंटरेस्टिंग, आखिरी चैप्टर आ रहा है और आखिरी कॉन्सेप्ट आ रहा है आज का जो हम करने वाले हैं। सरचार्ज मैं नेक्स्ट क्लास में ही कराऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और आपको जो है चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अभी मैं अगर कराऊंगा तो बहुत आप कहेंगे ज़्यादा हो गया, टाइम होगा तो करवा दूंगा, ऐसा कुछ है भी नहीं, बट एक बार ये कर लेते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 115 BBE ये कहता है कि अगर कहीं अनएक्सप्लेन्ड मनी है, क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट्स नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड है, कैश क्रेडिट्स हैं, अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी है, इनकी जगह इन हुंडी कर लो। अ डॉक्यूमेंट टू गिव लोन इन अर्लियर टाइम्स, पहले के टाइम पे यूज़ होता था, उस केस में रेट सीधा ही 60% है, सरचार्ज सीधा ही 25% है आंख बंद करके, और उसके बाद 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से टैक्स और सरचार्ज की अमाउंट के ऊपर। तो ये क्या चीज़ है, ये अजीब सी चीज़ क्या दे दी इन्होंने, मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखिए, आपके घर पर जो है खूब सारी नोटों की गड्डी पड़ी है, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स ऑफिसर लेट से घर पर पहुंच जाते हैं, कुछ उन्हें सूचना मिलती है कि यहाँ पर तो बहुत पैसा पड़ा हुआ है और उसका हमें लगता है कि कहीं ना कहीं से ब्लैक में आया होगा, उस पर टैक्स नहीं दिया होगा, तो वो इस पैसे को पकड़ लेंगे, जब्त कर लेंगे। वो आपको बोलेंगे कि भाई आप हमें बता दो कि ये पैसा कहाँ से आया है, कहाँ से आया। आप बोलेंगे साहब मैंने कमाया था, वो कहेंगे बहुत अच्छी बात है, चलो रिटर्न दिखाओ, क्या आपने रिटर्न में शो किया था इतना पैसा आपने कमाया, क्या उस पर आपने टैक्स दिया था। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल दिया था, ये देखिए साहब मैंने रिटर्न में सब कुछ शो करा है, मैंने टैक्स भी पे करा है। तो डिपार्टमेंट वाले कुछ नहीं कर पाएंगे, सिंपल सी तो बात है। पर किसी के घर में जाते हैं, वो बंदा पकड़ा गया और उसने कभी इस पर टैक्स दिया ही नहीं था, जो पैसे उसने कमाए, गोल्ड पड़ा है, बहुत चीज़ें पड़ी हुई है, और एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे पाता। अनएक्सप्लेन्ड मनी, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स कहीं पड़ी हुई है, गोल्ड वगैरह पड़ा हुआ है, ये एक्सप्लेनेशन देता है बट वो सेटिस्फैक्टरी नहीं होती, बंदे को लगता है झूठ बोल रहा है, बंदे को लगता है नहीं नहीं ये सही नहीं बोल रहा है, कुछ ना कुछ झोल है, कोई गड़बड़ी है। तो उस केस में वो उसको पकड़ सकता है। आप कहेंगे ऐसे तो वो कुछ भी करेगा, तो उसके लिए तो फिर कोर्ट बने ना, आप उसके लिए अपील कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि गलत हुआ है तो अगर एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं दी जाती है टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर, ऐसा ऑफिसर जो इनकम टैक्स ऑफिसर ही होता है एक तरीके का, और ये सारी चीज़ें पकड़ी जाती है, एक्सप्लेनेशन नहीं देते, गलत एक्सप्लेनेशन देते हैं, सेटिस्फैक्टरी नहीं देते, तो उसे इनकम मान लिया जाएगा जिस ईयर में पकड़ा जाएगा। अनडिस्क्लोज सोर्सेज से इनकम जब असेसिंग ऑफिसर तब इनकम टैक्स देना पड़ेगा। दैट इज व्हेन बिलो इनकम इज फाउंड एंड असेसी यानी कि टैक्स पेयर offers no explanation about the nature and source or the explanation offered is not satisfactory in the opinion of assessing officer, शॉर्ट में AO लिखा हुआ है, फुल फॉर्म असेसिंग ऑफिसर होती है जो कि एक इनकम टैक्स ऑफिसर होता है, देन इट विल बी टैक्सेबल अंडर दिस सेक्शन। तो इस बात को समझ लीजिए, पैसा कमा रहे हैं, कहाँ से कमाया उसका सोर्स डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, चीज़ें पकड़ में आ गई, कहाँ कहाँ पकड़ में आएगी मैं बताता हूँ। अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट करी हुई है बट कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया, या तो आपका बिजनेस हो सकता है, तो बिजनेस में क्या कर रहे हैं आप, बिजनेस में पहुंचे, वहां पर बहुत सारा गोल्ड पड़ा था, आप कह रहे हैं अच्छा तो बिजनेस में है तो बिजनेस का एसेट होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करते हैं उसमें तो गोल्ड दिख नहीं रहा, तो मतलब आपके पास वो आया कहाँ से पैसा, उसकी एक्सप्लेनेशन आप देते नहीं, तो अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है आपकी, या आपने किसी कंपनी के शेयर लिए हुए हैं जो कि करोड़ों रुपए के हैं, पर कमाया कहाँ से पैसा, बिना कमाए और बिना उस पर टैक्स दिए इतना पैसा आकर आपने सब कुछ कर लिया और आप उसकी एक्सप्लेनेशन आप बता भी नहीं पा रहे हैं, या तो जस्टिफिकेशन दे दें कोई दिक्कत नहीं, बट जस्टिफिकेशन भी नहीं दे पा रहे हैं तो उसे बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। या अनएक्सप्लेन्ड मनी या ज्वेलरी हो सकती है, या फिर एक्सपेंडिचर, आप जो है शादी में बहुत सारा खर्चा होता है आजकल, आपको पता है
शादी में बहुत सारा खर्चा होता है, 50 करोड़ लग गए, चलो 50 करोड़ तो ज़्यादा हो गए, चलो 5 करोड़ लग गए, 5 करोड़ की शादी हो रही है, इनकम टैक्स ऑफिसर को पता लगा, इनकम टैक्स ऑफिसर को पता लगा यार ये तो कुछ झोल है, ये जो बंदा कर रहा है ना 5 करोड़ यहाँ पे दिखा रहा है, इसने तो आज तक मुझे टैक्स ही पे नहीं करा है, कौन है ये इंसान, इसने कभी टैक्स पे नहीं किया, तो 5 करोड़ रुपए का इसके पास खर्चा करने का आया कहाँ से पैसा। तो शादियों में भी पहुंच जाते हैं इनकम टैक्स वाले और पकड़ लेते हैं, या तो भाई बाहर सेटलमेंट हो जाएगी, वो तो फिर गलत है, और पकड़ेंगे तो बोलेंगे ये कहाँ से आया साहब पैसा, आप रीज़न दे देंगे, आप एक्सप्लेन कर देंगे तो ठीक है, मैंने कमाया, ये देखो मैं पैसा रिटर्न विटर्न में सब शो करता हूँ तो ठीक है, और नहीं दे पाएंगे तो फंस जाएंगे। मैं आपको लाइव इंसिडेंट बताना चाहता हूँ, मेरे मामा जी के साथ क्या हुआ, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और डेफिनेटली पार्टनर भी हैं। कहाँ पर हैं? आरएसएम का आपने नाम सुना होगा, 6th लार्जेस्ट फर्म है। तो उनका इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुंबई की चौल से निकलकर उन्होंने जब पहला फ्लैट लिया सीए बनने के बाद मुंबई में, तो वो फ्लैट में जब गए तो वो उन्होंने लोन पर लिया, फ्लैट तो ले लिया अपने नाम से पर लोन पे लिया। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो होता है, इनकम टैक्स ऑफिसर वगैरह जो होते हैं, उनका पूरा ट्रैक रहता है। बैंक में अगर 10 लाख से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन हुई, या बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट की ट्रांजैक्शन हुई, या हाउस प्रॉपर्टी की डील हुई, ये सब चीज़ें जो होती है वहाँ पर उनके पास डिटेल रहती है, पैन नंबर भी रहता है, सब कुछ रहता है डिटेल, तो वो पहुँच जाते हैं। तो वो घर पर पहुँच गए, इनकम टैक्स से जो है बंदे घर पर आ गए, जो मुझे कहानी पता है एक्चुअली में, जो एक्चुअल कहानी है, देखिए कहानी सारी फिक्टिशियस नहीं होती, एक्चुअल भी होती है, तो मैं एक्चुअल कहानी सुना रहा हूँ। तो इनकम टैक्स वाले पहुँच गए, और तब शायद मेरे मामा जी काम करते थे केपीएमजी में, थे केपीएमजी। तो वहाँ पर गए तो घर वालों ने जो है फ़ोन लगाया, तो मामा जी ने फ़ोन उठाया, उन्होंने कहा एक काम करो, ऊपर एक ड्रॉर रखा हुआ है, उसमें जो है लोन के पेपर पड़े हुए हैं, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को दिखा दो। उन्होंने देखा हाँ भाई ये तो बंदे ने लोन लिया है बैंक से, और लोन लेकर इसके पास पैसा आया जिससे इसने यहाँ पर जो है घर खरीदा है। तो संतुष्ट हो गए, एक्सप्लेनेशन मिल गई, तो कुछ भी नहीं किया। और वही नहीं होते संतुष्ट, लोन वो नहीं लिया फिर भी इतने पैसे लगा दिए और टैक्स आपने कभी दिया नहीं, तो गड़बड़ हो जाती। तो इसीलिए आपको सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन दे पाओगे तो ठीक है, बट नहीं दे पाओगे तो ऐसा पकड़ेंगे, और ऐसा पकड़कर जो सीधा 60% रेट पर टैक्स लगाएंगे, 25% उस पर सरचार्ज लगाएंगे, टैक्स की अमाउंट के ऊपर दोनों को ऐड करके 4% और जोड़ देंगे, तो इतना पैसा आपको देना पड़ेगा जी। हाँ जी, आप कहते हैं ऐसा कर लेता हूँ कि मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो दिखाया है बट पूरा नहीं दिखाया, कहीं पर आपने 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी बट आपने रिकॉर्ड जो है 5 करोड़ किया, बाकी 5 करोड़ कैश में आपने कर दिया, तो आपने एक्चुअली में तो 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी हुई ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने सिर्फ 5 करोड़ दिखाया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले पहुंचते हैं, देखते हैं अच्छा 5 करोड़ की है, बट जब चेक करते हैं तो पता लगता है ये तो 10 करोड़ में आप एक्चुअली में आपने जो है इसमें इन्वेस्ट करा हुआ है, तो बाकी का 5 करोड़ आपने दिखाया नहीं, तो वो भी एक तरीका क्या हो गया, घपला करने की कोशिश हो गई है। कहीं ना कहीं ब्लैक से पैसा आया होगा तो वही तो ब्लैक में लगा होगा, आपने पैसा कमाया, पैसा तो नहीं पकड़ सकते, कैश पकड़ा हुआ है, उससे आपने गोल्ड खरीद लिया, तो गोल्ड तो पकड़ा जा सकता है कि ये कहाँ से कमाया आपने पैसा, कहाँ से आया ये। तो वो चीज़ें जो है बहुत सतर्क रहना पड़ता है। तो आप सोचते हैं बच सकते हैं जी, बच सकते हैं, बट फिर भी जो है प्रोविजंस तो बने हुए हैं कि आप फुल्ली डिस्क्लोज नहीं करेंगे या डिस्क्लोज ही नहीं करेंगे, तो इनके सेक्शन बने हुए 69, 69A, C एंड B एंड D। अगर आप हुंडी पे जो है अमाउंट बोरो करते हैं, हुंडी एक डॉक्यूमेंट होता है, आप गूगल करके देख सकते हैं, पुराने टाइम का ऐसे डॉक्यूमेंट होता था, ऐसे चिट लगी होती थी, उस पर लिखते थे इतना लोन लिया गया है, पे करेंगे। आजकल तो बैंक से होता है सब कुछ। तो अगर आप अकाउंट पे ही चेक से पे नहीं करते हैं, अकाउंट पे चेक का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति का नाम है उसी व्यक्ति के नाम के अकाउंट में जाएगा, ऐसा ही होता है सर, चेक जिसके नाम पर आए उसी के नाम पर तो जाएगा। अरे भैया उसको एंडोर्स कर सकते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में पढ़ना, साइन कर बंदा बोल सकते हैं किसी और के अकाउंट में डाल दो, बट जो अकाउंट पे ही चेक होता है उसमें यहाँ पे लाइन डालकर लिख देते हैं अकाउंट पे ही कि जिसका नाम है उसी के अकाउंट में जाएगा। तो उस चेक के अलावा अगर पेमेंट करिए तो आप घुमाने की कोशिश कर सकते हैं ना, नाम तो किसी का लिखा है बट आगे उसने एंडोर्स करके कहीं और पैसा निकाल लिया, तो इसीलिए अकाउंट पे चेक के अलावा अगर पेमेंट करी गई है या बोरो किया गया, रीपे किया गया है हुंडी पे, जो कि एक ऐसे ही सिंपल सा पुराने टाइम का डॉक्यूमेंट होता है, तो भी उसे जो है टैक्सेबल कर लिया जाएगा। और आखिरी आपका कैश क्रेडिट सेक्शन नंबर 68, मतलब आपने बुक्स में क्रेडिट कर दिया कुछ और उसकी एक्सप्लेनेशन आप नहीं दे पा रहे, मतलब समझे नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, ये इनकम कैसे हो सकती है सर। आपको बैंक में कैश रिसीव हो गया तो आपका क्या होगा सर, बैंक अकाउंट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, यहाँ पर बैंक अकाउंट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा।
आपने उसको लाइबिलिटी शो कर दिया, तो क्रेडिट हुआ नहीं हुआ, लाइबिलिटी का तो क्रेडिट बैलेंस होता है, बढ़ गया, सो क्रेडिट आपने बुक में कर दिया। अब आपसे पूछेंगे भैया ये जो लाइबिलिटी आ रही है, जो क्रेडिट आपने करा है, आप अगर इसको प्रूफ नहीं कर पाते कि ये लोन है, या फिर सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते पैसा आया कहाँ से है सर, ये जो बैंक में आया ना, इसको आप लाइबिलिटी शो कर रहे हैं, इनकम नहीं शो कर रहे, या तो आप इसको इनकम शो करेंगे सेल्स, तो पीएनएल में इनकम आएगी तो उस पर टैक्स देना होगा, आपने लाइबिलिटी शो कर दिया और बैंक भी बढ़ा दिया, तो ये पैसा आया बट इसको आप इनकम मान के इस पर टैक्स तो नहीं दे रहे, और आप लोन वगैरह है या उसकी जस्टिफिकेशन है वो भी नहीं दे रहे, तो उस केस में आपको तो उस केस में ये इनकम ही मान ली जाएगी। हाँ जी, वरना आप बोलेंगे हम तो लोन ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, और एक्चुअली में तो आप अपने पैसा कमाए जा रहे हैं, आप लोन के नाम पर उसको फिर यूज़ करे जा रहे हैं और टैक्स कभी देते ही नहीं है। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ना, इसीलिए उन तरीकों के लिए सेक्शन 115BBE बना है जिसमें टैक्स रेट का जिक्र किया गया है। तो इन सभी केसेस में जो है सीधा 60% रेट की टैक्स लगती है। ठीक है सर। अब जो है मैं आपको सरचार्ज का कॉन्सेप्ट करा देता हूँ, जिसके बाद आज की क्लास हम कंप्लीट करेंगे। तो सरचार्ज जो है वो टैक्स के ऊपर एक टैक्स होता है, और वो तब लगता है जब आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा है। और भैया सरचार्ज की रेट भी जो है वो सबके लिए अलग अलग होती है, इंडिविजुअल के लिए अलग होती है, हफ के लिए अलग होती है, और जो आपके ये कंपनी, लोकल अथॉरिटी, ये सब इन सब के लिए अलग होती है। तो क्या क्या रेट होती है सरचार्ज की वो देखते हैं। पहले तो आपको टैक्स ही निकालना है, जैसे कैलकुलेट करा है, उस टैक्स के ऊपर सरचार्ज तब लगेगा जब 50 लाख से कम ज़्यादा इनकम होगी। तो इंडिविजुअल, हिंदू अंडर फैमिली, एओपी, बीओए, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, ये लोग जो हैं इनके लिए सरचार्ज की क्या रेट है वो यहाँ गिवन है। यदि इनके टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा है पर 1 करोड़ से एक्सीड नहीं करती है, सभी इनकम सब कुछ मिलाकर, तो 10% का सरचार्ज देना होगा। अब ये सरचार्ज ठीक है सर 10% का दे देंगे। अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से एक्सीड करती है बट 2 करोड़ से एक्सीड नहीं करती है, तो 15% का सरचार्ज देना होगा। अब यहाँ पर ये मत कर देना कि पहले 50 लाख से 1 करोड़ तक की इनकम पर जो है टैक्स जो निकलेगा उस पर 10%, और 1 करोड़ से ऊपर से 2 करोड़ तक निकलेगा उस पर 15%। यहाँ पर ये स्लैब रेट का इस कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है बट 2 करोड़ से एक्सीड नहीं करती, तो पूरा जो इनकम टैक्स निकलेगा ना सर, उस इनकम टैक्स के ऊपर सीधा 15% आप जोड़ देंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट, टैक्स ऑन टैक्स। अगर 2 करोड़ से ज़्यादा है और 5 करोड़ से एक्सीड नहीं करती है, इन सभी की इंडिविजुअल, हफ, एओपी, बीओए, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, इनमें से सब लोग जो भी हैं 5 करोड़ से एक्सीड नहीं करती है, बट एक्सक्लूडिंग एलटीसीजी एंड एसटीसीजी। कौन सा वाला? इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म के लिए 112 है, शॉर्ट टर्म के लिए 111 है। ये सेक्शन 1 है टैक्स रेट वाले। तो अगर ये वाली इनकम को हटाकर आप देख रहे हैं, ये कंडीशन लगी हुई है, इस इनकम को एक्सक्लूड करके 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है, तो सीधा 25% का सरचार्ज लगेगा टैक्स निकलने के बाद। और अगर 5 करोड़ से भी ज़्यादा टोटल इनकम आ रही है इन एलटीसीजी, एसटीसीजी गेन को छोड़कर, तो टैक्स निकालने के बाद उस टैक्स के अमाउंट पे सीधा ही 37% और लग जाएगा। तो बाप रे बाप, टैक्स पे कितना सारा टैक्स लगा रहे हैं ये, हायर वालों को कितना चार्ज कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। और ऐसा क्यों किया गया, एक्सक्लूड क्यों किया गया यहाँ पे? क्योंकि 25% और 37% वाले जो हायर सरचार्ज रेट है बाद में इंट्रोड्यूस करा गया। पहले सिर्फ इतना हुआ करता था, फर्स्ट 2, कि कम है तो 10%, ज़्यादा है इनकम तो टैक्स पर जो भी निकलेगा, जो भी टैक्स निकल कर आएगा उस पर 15%। ये इन्होंने अभी रिसेंटली 1 साल पहले जो इंट्रोड्यूस करा है, और वो बोला गया कि जो हायर स्लैब रेट है ना 25%, 37%, ये एलटीसीजी और एसटीसीजी वालों पर नहीं लगेगी, उस इनकम पर ये सरचार्ज की रेट नहीं लगेगी। तो पूरे इनकम टैक्स में जो इनका कंपोनेंट है इनकम टैक्स का, उस पर ये हायर रेट नहीं लगेगी। इसके लिए जो है यहाँ पर बोला गया एक्सक्लूडिंग। और अगर यहाँ पर कोई और केस आ जाता है, यानी टोटल इनकम इंक्लूडिंग 111-112 है, 2 करोड़ से एक्सीड कर दी है, और ऊपर वाले केसेस में नहीं आ रही है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बात करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि आपकी इनकम 1.5 करोड़ है, अदर देन एलटीसीजी, एसटीसीजी ये वाला, और एलटीसीजी, एसटीसीजी जो है 1 करोड़ है, तो टोटल इनकम कितनी हो गई? 2.5 करोड़। तो 2.5 करोड़ टोटल इनकम हो गई। कहाँ फॉल करेगा मुझे बताइए आप? 50 लाख से ज़्यादा है, 1 करोड़ से कम, इसके बाद जाइए 1 करोड़ से ज़्यादा, 2 करोड़ से कम, इंक्लूडिंग, इसमें भी नहीं आएगा क्योंकि 2 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो 2 करोड़ से ज़्यादा है, 5 करोड़ से कम है, एक्सक्लूडिंग तो 1.5 करोड़ बन रहा है, तो यहाँ पर भी नहीं आएगा। तो ये तो कहीं फॉल ही नहीं कर रहा है। ऐसा अगर कुछ आ गया तो उस केस में क्या होगा? इन केसेस में नहीं आ रहा है कुछ भी, तो उसके अलावा अगर कोई केस आता है तो सरचार्ज की रेट होगी 15%। तो ये जो है पूरा सरचार्ज का कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा।
बट एग्जाम्पल हर प्रोविजन के बाद वही ना, अगर हर प्रोविजन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स कराए जाएँ तो फिर आपकी क्लास की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाएगी। इसके लिए मैं अपने आपको क्या है थोड़ा सा कंसाइज मैनर में करने के लिए क्या करता हूँ कि आपको प्रोविजंस तो सारे कराने हैं, प्रोविजंस के साथ कुछ एग्जांपल्स करा देने हैं समझाने के लिए, और फिर अल्टीमेटली हमने स्टडी मटेरियल के ही क्वेश्चंस करने और एग्जाम के क्वेश्चंस करने। तो उसमें आएगा तो ठीक है, नहीं तो कॉन्सेप्ट्स तो मैंने आपको कराई दी। कॉन्सेप्ट्स तो इतने कि एक क्वेश्चन पर 20 क्वेश्चन बन सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट पे 20 क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर जो है एक बन जाएगा सरचार्ज का, जिसमें टोटल इनकम यहाँ पर आ रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, और 4-5 केसेस बन जाएंगे। तो फिर उसको करते रहो करते रहो करते रहो, तो वो बच्चे नहीं रहे आप छोटी क्लास वाले। ऐसे तो आप एक ही चैप्टर के जो है इतने क्वेश्चंस कर लेंगे कि बस आप कहेंगे यही मेरा सिलेबस हो तो मैं सीए पास कर पाऊंगा। पर ऐसे तो 10 चैप्टर और हैं, तो उस 10 चैप्टर के फिर उतने डिटेल में पढ़ोगे तो आपको लगेगा फिर मैं एक ही सब्जेक्ट कर सकता हूँ, बाकी नहीं कर सकता, एक ही सब्जेक्ट कर सकता हूँ, बाकी नहीं हो रहे। तो आपको कहीं ना कहीं तो कन्फाइन अपने आप को करना पड़ेगा कि भाई हम प्रोविजंस में इतनी क्लैरिटी ले लें, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसमें हम इतने अच्छे समझ लें कि कल को जब इसका कोई प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन अगर दिया हो तो हम करेंगे ही, और नहीं भी दिया और आ जाए तो हम कर सकें। करेक्ट। तो प्रोविजंस प्रोविजंस प्रोविजन हमेशा बोलता हूँ, इनकम टैक्स है तो भी, कंपनी लॉ है तो भी, कोई भी लॉ है, कानून है या थ्योरी सब्जेक्ट है तो भी आपको उसको सबको समझकर याद ही होना चाहिए। समझकर याद होगा तभी जो है एग्जाम में कर पाएंगे, उसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। फर्म है, एलएलपी है, लोकल अथॉरिटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उस केस में सीधा सीधा हिसाब है। अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से एक्सीड करेगी तो टैक्स निकाल लो पहले, उस टैक्स की अमाउंट पर पूरा 12% लगा दो, सीधा सीधा उसको सरचार्ज बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मिस्टर एक्स है कि इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल है तो वो यहाँ पर आएंगे ऊपर वाली कैटेगरी में। उनकी टोटल इनकम 2 करोड़ है, तो 2 करोड़ की इनकम है तो यहाँ पर सेकेंड वाली कैटेगरी में आ रहे हैं कि 2 करोड़ से एक्सीड नहीं करती है, ठीक है। उनकी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो बहुत सिंपल है। 2 करोड़ की अगर इनकम है तो मिस्टर एक्स जो है उसमें पहले 10 लाख का तो अलग ही स्लैब रेट गिवन है, 2.5 लाख तक कुछ नहीं है, 0। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है, वो निकल कर आता है 12,500, ठीक है। 5 लाख से 10 लाख 20% है, जो कि निकल कर आता है 1 लाख। और 10 लाख से ऊपर बच गया 1 करोड़ 90 लाख, 10 लाख से ऊपर का आ गया 1 करोड़ 90 लाख, उस पर 30%, तो 30% निकाल लिया। और 10 लाख जो है पहले उस पर भी इनकम निकाल ली, तो टोटल इनकम टैक्स कितना आ गया 58,12,500। ये सिर्फ इनकम टैक्स आया है। इनकम टैक्स की अमाउंट पर सरचार्ज जो है सीधा सीधा 15% ऐड कर दीजिए, तो ये सरचार्ज आ गया। टैक्स प्लस सरचार्ज अगर आप जोड़ेंगे तो आपका पूरा का पूरा ये दोनों जोड़कर टैक्स प्लस सरचार्ज आ गया, जिसपे 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी आपको जोड़ना होगा, और दोनों को ऐड कर अगर आप देखेंगे तो ये आपका टोटल इनकम टैक्स आ गया, राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 अंडर सेक्शन 288B। टोटल इनकम को राउंड ऑफ करते हो अंडर सेक्शन 288A, इनकम टैक्स को राउंड ऑफ करते हो अंडर सेक्शन 288B। वैसे तो ये राउंड ऑफ होकर ही निकल के आ रहा है। अब बात करते हैं डोमेस्टिक कंपनी की, कि भैया डोमेस्टिक कंपनी जो है अगर उसकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है, सर आपने तो कहा था 50 लाख से ज़्यादा होगी तो लगेगा, मैंने कहा था 50 लाख से नीचे होगी तो सरचार्ज लगेगा ही नहीं किसी केस में, ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया था। बट 50 लाख से ज़्यादा होगा तो लगेगा, इंडिविजुअल है उस केस में लगेगा, बाकी केस में जो है 1 करोड़ से ज़्यादा होगी तो लगेगा। पर 50 लाख से नीचे इनकम है टोटल इनकम तो किसी भी केस में नहीं लगेगा, कम इनकम है तो कभी नहीं लगेगा। तो डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है वो हम बाद में जानेंगे, बट डोमेस्टिक कंपनी की अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है और 10 करोड़ से एक्सीड नहीं करती है तो सिर्फ 7% का इनकम टैक्स के ऊपर इन्हें सरचार्ज देना होगा। पूरे इनकम टैक्स के पोर्शन पे 7% का और जोड़कर इन्हें देना होगा। और अगर टोटल इनकम सीधा ही 10 करोड़ से एक्सीड कर जाती है तो पूरे इनकम टैक्स जो भी निकल कर आएगा उसके पोर्शन पर सीधा 12% का और जो है सरचार्ज देना होगा। ये जो है कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं फॉरेन कंपनी की। फॉरेन कंपनी के केस में रेट है स्लैब बिल्कुल ही सेम है, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक जो है 1 करोड़ से ज़्यादा है तो लगेगा, नहीं तो लगेगा भी नहीं। 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो 2% है इनकम टैक्स की अमाउंट का, इनकम का नहीं, इनकम टैक्स के ऊपर लगेगा। और अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो सिर्फ 5% लगेगा इनकम टैक्स की अमाउंट पे। अब मैं आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन रख रहा हूँ जिसके बाद आप कहेंगे कि ये तो जो है सीरियस प्रॉब्लम है, और ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली कराऊंगा, नहीं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और इसीलिए इनकम टैक्स को जो है छोटे छोटे पार्ट्स में मुझे बांटना ही पड़ेगा। मैं कोशिश तो करता हूँ कि मैं एक लंबा वीडियो में जो है ज़्यादा चीज़ें कवर कर लूँ, बट जितनी ज़्यादा चीज़ें कवर करूँगा उतनी कन्फ्यूजन भी बढ़ सकती है। तो इसीलिए बेटर है कि आपको जल्दी पढ़ाया जाए, शॉर्ट वीडियोज़ में पढ़ाया जाए और कम समय में पढ़ाया जाए, बट हर वीडियो को छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाए ताकि आपको जो है चीज़ें रिटेन हो पाए, आप उसको रिवाइज कर पाएँ नेक्स्ट क्लास में आने से पहले। तो एक केस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन आपके सामने रेस करना चाहता हूँ, जिसके बाद उसका सॉल्यूशन जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे।
सर ये जो इनकम है आप यहाँ कह रहे हैं कि 50 लाख से 1 करोड़ एलेट से, तो इसके बीच में इनकम होगी तो 10% है। 1 करोड़ से ज़्यादा अगर टोटल इनकम है, 2 करोड़ से एक्सीड नहीं करती तो 15% रेट है इनकम टैक्स की अमाउंट पे। इनकम टैक्स तो उसकी रेट तो अलग ही होती है। मैं कहता हूँ कि अगर 1 करोड़ 100 रुपया इनकम है तो इस पर इनकम टैक्स तो निकालोगे आप, और इनकम टैक्स निकालने के बाद कितना सरचार्ज लगाओगे मुझे बताइए आप। 1 करोड़ से ज़्यादा है तो 15% का इनकम टैक्स के पोर्शन पे सरचार्ज लगेगा। बट यही अगर ये बंदा जो है 100 रुपया अपना कहीं पर दे दे और कहीं भाई मेरी इनकम तो 1 ही करोड़ रुपया है सर, तो फिर इस पर जो इनकम टैक्स लगेगा उस पर आप सिर्फ 10% लगाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ 100 रुपया ज़्यादा कमाने से इनकम टैक्स तो ठीक है निकलेगा ही, 100 रुपये पर भी इनकम टैक्स निकलेगा ही, ठीक है, पर सरचार्ज तो पूरे पर लग जाएगा ना ज़्यादा, 15% की रेट पर, वरना 10% पर ही लगता। तो कहेगा 100 रुपये कम कमा लेता तो बेटर रहता, मेरा टैक्स बच जाता। या इसको दूसरे शब्द में ऐसे बोल सकते हैं कि 50 लाख तक टैक्स लगता ही नहीं है। अगर किसी की इनकम 50 लाख 100 रुपया हो गई, वो कहेगा 100 रुपये कम कमाता, सरचार्ज मेरा 10% तो लगता ही नहीं, 100 रुपया ज़्यादा कमाने से इस पर जो इनकम टैक्स निकला उस पर पूरे पर मेरे को 10% और देना पड़ेगा क्योंकि मैंने 100 रुपया ज़्यादा कमा लिया। तो यहाँ कहीं ना कहीं इनजस्टिस हो रही है। इसके लिए जो है मार्जिनल रिलीफ दिया जाता है, और मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपकी जो एक्स्ट्रा इनकम है वो एक्स्ट्रा टैक्स से ज़्यादा नहीं हो सकती है, इसे बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। अब मैंने कॉन्सेप्ट करा ही दिया तो दिखा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर है 1 करोड़ 100 रुपया, और ये जो है 1 करोड़ 100 रुपया, ये मैंने कंपनी का केस लिया है जहाँ पर 1 करोड़ से नीचे सरचार्ज लगता ही नहीं है। तो 1 करोड़ 100 रुपये यहाँ पर हो गया। ये फॉरेन कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं। तो ये जो है डोमेस्टिक कंपनी है लेट्स से, तो पूरी की पूरी इनकम पे 30% रेट पर टैक्स लग जाएगा, और जो इनकम टैक्स आए उस पर 7% जो है सरचार्ज लग जाएगा क्योंकि 1 करोड़ से ज़्यादा इनकम है। तो टोटल जो आप देखेंगे वो कितना बन गया, 32,10,032 रुपीज़ का इनकम टैक्स बन गया सरचार्ज के साथ। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और जोड़ना है। अब अगर ये कंपनी 100 रुपये कम कमाती, लेट्स से कि 1 करोड़ ही कमाती, तो इनका टैक्स बनता 30 लाख रुपीज़, क्योंकि 1 करोड़ पर सरचार्ज नहीं है कहनियों के केस में। कहीं ना कहीं इन्होंने 2,10,032 रुपये जो है इन्होंने ज़्यादा नहीं दे दिया, 2,10,032 इन्होंने ज़्यादा नहीं दे दिया। ये कहते भैया 100 रुपया कम ही कमा लेता ना मैं। तो इसीलिए यहाँ मार्जिनल रिलीफ दिया जाता है, और मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट कैसे करते हैं उसके मेथड है, बहुत सिंपल सा मेथड है। एक्स्ट्रा टैक्स एक्स्ट्रा इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो एक्स्ट्रा टैक्स आप कैसे निकालेंगे कि भाई इससे जो पुरानी वाली स्लैब है, स्लैब से अगर आप हल्का से एक्सीड कर रहे हैं तब ये प्रॉब्लम अराइज होती है, जो आपको केस टू केस बेस पे चेक करनी पड़ेगी। आपको पता नहीं होगा कि भैया क्या एक्स्ट्रा इनकम से ज़्यादा मेरा एक्स्ट्रा टैक्स तो नहीं बन रहा है, तो वो चेक कर ही पता लगेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो मेरा एक्स्ट्रा टैक्स है वो कितना है। देखिए एक्स्ट्रा इनकम है 100 रुपया, ठीक है, और एक्स्ट्रा टैक्स आपका है कि अगर इनकम 1 करोड़ तक रहती तो बनता 30 लाख, और 1 करोड़ से 100 रुपये एक्सीड होने पर इनकम टैक्स और पूरे इनकम टैक्स के बाद सरचार्ज जुड़कर बन गया 32,10,032। तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा टैक्स आपका बन गया 2,10,032, करेक्ट। सो मार्जिनल रिलीफ क्या होगा, मार्जिनल रिलीफ होगा 2,10,032 है मेरा एक्स्ट्रा टैक्स, बट मेरी एक्स्ट्रा इनकम है सिर्फ 100 रुपया, तो इसीलिए 100 रुपया माइनस कर दो। 100 रुपये तक तो एक्स्ट्रा टैक्स में दे सकता हूँ, पर जो बैलेंस अमाउंट आ रही है यहाँ पर 2,09,932, इसका मुझे मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। यानी पहले मैं पूरा सरचार्ज जोड़ के निकालूंगा और साइड बाय साइड मार्जिनल रिलीफ अलग से कैलकुलेट करूंगा, और फिर बोलूंगा ये इनकम टैक्स ये सरचार्ज लग रहा है, बट क्योंकि 100 रुपया ज़्यादा होने से इतना सरचार्ज बन रहा है, तो 100 रुपये तक तो ठीक है, बट बाकी का जो एक्स्ट्रा मेरा सरचार्ज है उसका मैं मार्जिनल रिलीफ दे दूंगा, माइनस कर दूंगा। टोटल इनकम टैक्स जो निकला है उससे मार्जिनल रिलीफ माइनस कर दूंगा, तो मेरा इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज आएगा 30,100 रुपीज़। तो ये रिलीफ दिया गया, और उस पूरे पर जो है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो लगेगा ही लगेगा, और ऐसे कर आपका इनकम टैक्स पेबल आ जाएगा राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। अब यही जो सेम कॉन्सेप्ट है अभी तो मैंने 1 करोड़ के लिए बताया आपको, और होमवर्क क्या है पता है, होमवर्क ये है कि मान लेते हैं कि टोटल इनकम 10 करोड़ से एक्सीड करती है बाय अ स्मॉल अमाउंट, मे बी लेट्स से 10 करोड़ 50 लाख रुपीज़ है, तो वहाँ कहीं ना कहीं 50 लाख ज़्यादा होने से हो सकता है आपका सरचार्ज का पोर्शन बहुत ज़्यादा बन रहा हो सकता है, या लेट्स से 10 करोड़ 10 लाख रुपीज़ है, तो जो भी एक्स्ट्रा टैक्स आपने पे करा 10 करोड़ से ज़्यादा होने की वजह से, और जो टैक्स आप 10 करोड़ पर पे करते, उन दोनों का कंपैरिजन कर लो, कितना एक्स्ट्रा टैक्स आपका बन रहा है। वो एक्स्ट्रा इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकता, अगर वो एक्स्ट्रा इनकम से ज़्यादा है तो उतने पोर्शन का आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। तो ये आपका जो है कॉन्सेप्ट है।
और ये आपका होमवर्क है कि मान लेते हैं इन केस ऑफ अ कंपनी आपका जो है इनकम है 10 करोड़ 10 लाख। कैसे लिखते हैं इसको? 10 करोड़ 10 लैक्स थाउजेंड्स। हाँ, तो 10 करोड़ 10 लाख है ये आपका होमवर्क है। 10 करोड़ 10 लाख आएगा तो कैलकुलेट करो क्या मार्जिनल रिलीफ इसमें क्या बनेगा कंपनी के केस में। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो है आपके साथ होमवर्क डिस्कस करूंगा और फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास में जो है आपका कितना कॉन्सेप्ट हो गया, हमने टैक्स रेट डिस्कस कर ली, सरचार्ज डिस्कस कर लिया, उसका मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लिया, स्पेशल रेट जो होती है वो भी हमने डिस्कस कर ली। और नेक्स्ट क्लास में जो है मैं आपके साथ एक और एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा जिससे आप मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझेंगे। एंड देन वील टॉक अबाउट सर्टेन मोर थिंग्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, एंड देन वील टॉक अबाउट फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल्स। तो ये नेक्स्ट क्लास का आपका पार्ट है, इसे हम नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ते हैं। आज के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जैसे जैसे वीडियो बढ़ेंगे वैसे मैं जल्दी पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, तेज बोलना स्टार्ट करूंगा ताकि कम समय में जो है ज़्यादा चीज़ें मैं कवर कर पाऊँ। सो सी यू देन इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय।